एक बच्ची जिसकी जेबें खाली थीं, लेकिन दिल इतना बड़ा कि खुद को भूल गई। एक सुबह उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर कोई और होता तो शायद भाग जाता, लेकिन उसने रुककर जो किया उसी ने उसकी जिंदगी बदल दी, या कहें उलट दी। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक रहस्य था, एक आगाज था। क्योंकि कुछ कहानियां शुरू होती हैं एक मुस्कान से, लेकिन खत्म होती हैं सन्नाटे से। सुबह का वक्त था। धारावी के कोने में एक नारक जैसे नलय के पास, जहां से कुछ लोग तो सिर्फ उंगली से नाक दबाकर गुजारते हैं, पर लक्ष्मी के लिए वो नाला कोई अजीब जगह नहीं थी, वही उसकी दुनिया थी। 2 साल की उस लड़की के पैरों में चप्पल नहीं थे, कपड़े फाटे हुए थे, पर आंखों में एक अजीब सा साहस था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी पुरानी थैली लेकर निकाल पड़ती थी, कागज, प्लास्टिक और कभी कभी किसी की फेंकी हुई रोटी ढूंढने के लिए। उस दिन भी वो वैसा ही एक आम दिन लग रहा था, जब तक उसने उस बग को नहीं देखा। नाले के पास बीच गंदे पानी, चिपकलियां और कचरे के ढेर के बीच एक चमचमाता हुआ नीला बग पड़ा था, जैसे किसी अमीर स्कूल का हो। लक्ष्मी रुक गई। उसने आसपास देखा, फिर धीरे से झुकी। बग अभी भी गीला था, जैसे अभी अभी फेंका गया हो। उसने बग उठाया, हाथों से गंदा पानी साफ किया और फिर जमीन पर बैठ गई। चेन खोलते ही एकदम से उसका सांस रुक गया। अंदर एक महंगा सेल फोन था, टच स्क्रीन वाली, टूटी हुई लेकिन चालू। उसके साथ एक वाइट कलर की स्कूल शर्ट, एक इनहेलर, कुछ दवाइयां और एक ब्राउन लेदर का पेंसिल बॉक्स था, जिसमें गोल्डन लेटर्स में लिखा था, अ मल्होत्रा, 3rd D। सबसे ऊपर फोन की लॉक स्क्रीन पर एक लड़के की तस्वीर थी। उसका चेहरा लाल था, आंखों में दरी थी, जैसे वो सांस लेने के लिए तड़प रहा हो। लक्ष्मी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। वो सोचती रही, ये तो कोई अमीर बच्चा है, क्या उसे हेल्प चाहिए? वो समझ गई थी, इनहेलर उस लड़के के लिए जरूरी है। शायद उसकी जिंदगी उस बग में थी। और यह सोचकर बिना ज्यादा समय लगाए उसने बग को बैंड किया और अपने पैरों से कीचड़ हटाकर स्कूल का पता ढूंढने निकल गई। सेल फोन से लोकेशन निकाली, सेंट ऑरेलियस इंटरनेशनल स्कूल, बंद्रा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जैसे लड़की को उस जगह कदम रखने का मौका मिलेगा। धूप तेज थी, लोग अपने गाड़ियों में बिजी थे, पर लक्ष्मी की नज़र सिर्फ यूसबेड आयरन गेट पर थी, जहां सेंट ऑरेलियस लिखा था। गेट के सामने खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और चिल्लाया, चल यहां से, क्या चाहिए? पर लक्ष्मी ने सिर्फ एक ही बात बोली, अंदर किसी मल्होत्रा का बग मिला है, जरूरी है। गार्ड हंसा, लेकिन उसके जीद के आगे हारकर उसने एक जूनियर स्टाफ को अंदर भेजा। कुछ देर बाद एक औरत निकली, सुंदर थी, हाई हील्स में, डिजाइनर सरी पहने हुए, काले सनग्लासेस और गले में मोती के हार। कविता मल्होत्रा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, घिन थी, जैसे लक्ष्मी के छूने से भी उसका बच्चा बीमार हो जाएगा। लक्ष्मी ने जैसे ही बग आगे बढ़ाया, कविता चिल्लाई, यह मेरा बग कैसे मिला तुझे? तू चुराने आई थी ना? गेट के पास पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खड़े हो गए थे। सबकी नजर लक्ष्मी पर थी। एक माँ जो कहती थी कि वो चैरिटी करती है, उसने एक 10 साल की लड़की को, जो उसके बेटे की जिंदगी बचा सकती थी, चोर कहकर सबके सामने नीचा दिखाया। पुलिस बुलाओ, कविता चीखी, यह लड़की चोर है। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने कुछ नहीं बोला, बस बग उसके हाथ में दिया और 2 कदम पीछे हट गई। वो ना डर के भगी, ना माफी मांगी। सिर्फ एक बार कविता की आंखों में देखा और फिर देखा आसपास के बच्चों को, जिनके यूनिफॉर्म चमक रहे थे। उनमें से किसी ने भी उसका शुक्रिया नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, गंदी कपड़ों वाली लड़की जो उनकी दुनिया में नहीं आती थी। पर लक्ष्मी के लिए उस पल कुछ बदल गया था। शायद उसकी सोच, शायद उसका भविष्य वापस धरावी लौटाते हुए उसने फोन की तस्वीर को याद किया। वो लड़का जिसका नाम भी उसने नहीं जाना था, जिसे उसने बचाया। और उसने अपने दिल में एक फैसला लिया, मैं चोर नहीं हूं, और एक दिन ये दुनिया मुझे सिर्फ मेरे कपड़ों से नहीं पहचानेगी। लक्ष्मी के पैरों के नीचे जमीन तो हमेशा से कच्ची थी, लेकिन उस दिन के बाद उसकी रूह भी थोड़ा हिल गई थी। धरवी की तंग गलियों में लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इज्जत या बेइज्जती की बात वहां हवा से तेज फैलती है। कविता मल्होत्रा के स्कूल के बाहर उसके साथ जो हुआ, उसका चर्चा रात तक हर चूल्हे के पास हो रहा था।
बचपन में जो चेहरे हंसी से चमकते थे, आज उस पर लोग उंगली उठा रहे थे। अम्मा ने लक्ष्मी के बालों में तेल लगाते हुए सिर्फ इतना कहा। क्या जरूरत थी उस बग को ले जाने की? पर लक्ष्मी चुप रही। उसका दिल कह रहा था, कुछ अलग था उस बग में, जैसे कोई राज जो उससे पुकार रहा था। अगली सुबह जब लक्ष्मी सोकर उठी, अम्मा एक कोने में बैठी एक पुरानी संदूक से कुछ निकाल रही थी। संदूक में कपड़ों के नीचे एक लिफाफा था, पुराना, पीला पड़ चुका। अम्मा ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। लक्ष्मी ने दूर से देखा। चिट्ठी के कोने पर लिखा था, कविता मल्होत्रा, 1995। अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जैसे कोई पुरानी चोट दोबारा हरा हो गया हो। उसने चिट्ठी को हाथ में लिया, कुछ पल देखा, फिर वापस रख दिया। लक्ष्मी ने पूछा नहीं, पर उसकी आंखों ने सब देख लिया। उसी वक्त शहर के दूसरे किनारे एक एयर कंडीशन्ड फ्लैट में अर्जुन फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। उसका सांस फिर से रुकने लगा था। डॉक्टर ने कहा, अगर उसका इनहेलर टाइम पे नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। पर कोई ये बात लक्ष्मी तक नहीं पहुंचा। अर्जुन की मां कविता, जो अब भी उसी घमांड में थी, उसने उसी वक्त पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, अटेम्प्टेड थेफ्ट। कोई सबूत नहीं था, लेकिन कविता के जैसे लोगों को सबूत चाहिए ही कहाँ होता है। उनका नाम ही सबूत होता है। धारावी में लक्ष्मी के मोहल्ले में लोग उसे देखते ही हंसती। देखा, ये अमीरों के बग चुराती है, एक औरत बोली, जो पहले उसे दिया हुआ फूल बिना पैसे के ले जाती थी। लक्ष्मी चुप थी, लेकिन उसने एक काम किया था जो उसने किसी को नहीं बताया। उसने उस बग के अंदर एक सिंबल देखा था, गोल्डन थ्रेड से बना हुआ एक स्कूल का निशान। उसने उसका नक्शा बनाया और पेंसिल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नाम लिख लिया, अ मल्होत्रा 3rd D। रात को जब अम्मा सो रही थी, लक्ष्मी ने वो पेपर निकाला। उसने कविता का नाम उस पुरानी चिट्ठी से जोड़ना शुरू किया, और फिर उसने अम्मा के चेहरे को याद किया जब उसने उस नाम को सुना था। उस नजर में डर था और कुछ और भी, जैसे पहचान। पर अम्मा ने कुछ नहीं बताया। कविता के घर में अर्जुन अपनी मां के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वो छावी थी, लक्ष्मी की। जब उसका सांस रुक रहा था, तब किसी ने उसकी पीठ थपथपाई थी। उसने आंखें खोलकर देखा था एक लड़की जिसके आंखों में दया थी। मां, उसने मेरा जान बचाया, अर्जुन ने कहा, पर कविता ने उसकी बात काट दी। बस अर्जुन, वो लड़की चोर है, उसके जैसे लोगों से दूर रहो। हर बार जब अर्जुन उसका जिक्र करता, कविता कुछ और बात शुरू कर देती। उसके चेहरे पर सिर्फ एक इमोशन था, डर। एक रात जब बारिश जोर से गिर रही थी, अम्मा ने लक्ष्मी से कहा, बेटा, कुछ लोगों का सच कभी बाहर नहीं आता, और कुछ लोग अपनी जिंदगी झूठ में जीते हैं। लक्ष्मी समझ गई थी, अम्मा कुछ छुपा रही थी, शायद उस चिट्ठी का राज या उस नाम के पीछे की कहानी। पर लक्ष्मी ने फैसला किया था, अगर अम्मा नहीं बताएगी तो वो खुद सब जानेगी। तब तक शहर की एक नई अफवाह ने हवा पकड़ ली थी। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कह दिया था, अगर ये लड़की फिर से स्कूल के आसपास दिखाई दी तो हम अपने बच्चे हटा लेंगे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैव बीन एनहांस्ड। पर असली सिक्योरिटी किससे थी? एक 10 साल की लड़की से, या उसके साथ आए सच से? अर्जुन ने स्कूल के एक स्टाफ क्लीनर आंटी से बात की। धीरे से पूछा, आपको पता है वो लड़की कहाँ रहती है? पहले तो आंटी हिचकिचाई, पर जब अर्जुन ने कहा कि उसने उसकी जिंदगी बचाई थी, तो आंटी ने एक एड्रेस लिख कर दिया, धारावी, चौल नंबर 12। वो जाता, पर कविता ने उसका रास्ता रोका। तुम उसके पास नहीं जाओगे, अर्जुन ने कहा, पर उसने मेरी मदद की थी। कविता ने चिल्ला कर कहा, वो हम जैसे नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? वो लड़की, वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। लक्ष्मी दूसरी तरफ अब पहली बार अपने आप में अकेले नहीं थी। उसके अंदर एक आवाज थी, एक सवाल जो दिन रात उसे तंग करता था। मल्होत्रा कौन है? कविता का उसे क्या रिश्ता है? और अम्मा ने यह नाम सुनते ही चिट्ठी क्यों छुपाई? हर राज की एक चाबी होती है, और लक्ष्मी के हाथ में वो पहला ताला था। एक नाम, एक निशान, एक बग। और वो नहीं जानती थी कि उसका नाम सिर्फ बेइज्जती की याद नहीं बनेगा, वो एक कहानी बनेगा जो पूरा शहर पढ़ेगा। रात की खामोशी में जब धारावी का हर कोना थक कर सो जाता था, तब अम्मा का दिल बेचैन रहता।
लक्ष्मी अपने पतले से गड्ढा पर लेती थी, लेकिन आंखों से नींद दूर थी। अम्मा को कोने में बैठी देखती थी, एक पुरानी चिट्ठी हाथों में लिए जैसे वक्त में उलटा जा रही हो। उस चिट्ठी के लफ्जों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ कागज तक सीमित नहीं था, बल्कि अम्मा के दिल के किसी अंधेरे हिस्से में छुपा था। कविता मल्होत्रा का वो नाम जैसे एक चिंगारी हो जो अंधेरे में जलते जलते पुरानी यादों को राख कर दे। अम्मा ने चिट्ठी पढ़ी, फिर आंखों को बैंड करके जैसे दुआ मांगी हो, हे शिवा, जो हुआ उसके लिए माफ कर देना। लक्ष्मी ने सब सुना, हर पल, हर सांस। अम्मा के आंसू, उसकी थपकियां, उसका कमजोर सा मेन ठीक हूं कहना। लेकिन लक्ष्मी अब छोटी बच्ची नहीं थी। उसका दिमाग चल रहा था उस चिट्ठी, उस बाग और उस नाम के बीच की कड़ी ढूंढने के लिए। सुबह वो छुपके अम्मा की पिटारी में से चिट्ठी लेकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने उस फिर से संदूक में बैंड कर दिया। लक्ष्मी सिर्फ इतना देख पाई, मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, तुम समझोगी। शिवा हमें माफ करे। नीचे साइन था, कविता मल्होत्रा। उस दिन लक्ष्मी ने कुछ नहीं बोला, ना अम्मा से, ना किसी और से। स्टेशन की तरफ चली गई, फूल बेचने, कुछ पैसा कमाने। हर रोज की तरह ही भीड़ थी, लोकमत एक्सप्रेस की सीटियां, हॉकर्स की चीख पुकार और बीच में लक्ष्मी का फूलों का टोकरा। पर जब उसने एक पैसेंजर के हाथ में न्यूज़पेपर देखा, उसका सांस रुक गया। पहले उसने समझा उसकी आंखें चक्कर खा रही हैं, लेकिन नहीं, तस्वीर में वही थी, लक्ष्मी। नीचे बड़ा सा हेडलाइन, स्कूल की चोर लड़की, एलीट स्कूल में घुसने की कोशिश। वो तस्वीर उस वक्त की थी जब सिक्योरिटी ने उसे गला पकड़कर इवेंट से निकाला था, और नीचे लिखा था, यह लड़की पहले भी सेंट ऑरेलियस के गेटे पर पाई गई थी। उसका कहना है कि उसने किसी अर्जुन का बगछोता नहीं बल्कि लौटाया, पर जब उसके पास से एक गोल्ड का ब्रूच निकला तो उसकी असलियत सबके सामने आ गई। लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उस ब्रूच को कभी चुराने नहीं चाहा था, सिर्फ उसके पास रखा था, शायद गलती से या शायद डर के मारे। पर अब पूरी दुनिया के लिए वो चोर बन चुकी थी। जब वो घर पहुंची, अम्मा ने यूज गले लगा लिया, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। लक्ष्मी ने बस एक सवाल किया, क्या तुम कविता मल्होत्रा को जानती हो? अम्मा कुछ देर चुप रही, फिर कहने लगी, मैं अंधेरी में एक घर में काम करती थी। साल था 1995। उस घर में कविता थी, अमीर लेकिन अकेली। और फिर एक दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। उसका पति यूजे छोड़ गया। उसने बच्चे को रखने से मना कर दिया। और फिर लक्ष्मी ने बीच में काट दिया। और फिर अम्मा ने आंखें झुका ली। उसने मुझे कहा था उस बच्ची को ऑर्फनेज में छोड़ दूं, पर मैं नहीं कर पाई। वो इतनी छोटी थी, रोती थी। मैं उसे घर ले आई। लक्ष्मी का शरीर थरथराने लगा। तुम कह रहे हो मैं उसकी बेटी हूं? अम्मा चुप रही, आंखों में पाप का बोझ था। मैंने सोचा था मैं तुझे सच कभी नहीं बताऊंगी, पर अब देर हो गई है। लक्ष्मी ने जमीन में देखा, वही जमीन जहां उसने सालों अपना बचपन बिताया था। वो सच जिसे अम्मा अपनी पूरी जिंदगी छुपती रही। उसने उसका सब कुछ पल में तोड़ दिया। उस रात लक्ष्मी ने ना कुछ खाया, न कुछ बोला। आसपास की दुनिया वैसे हाय चलती रही, पर उसके अंदर एक तूफान था। एक लड़की जिसे अपने बारे में सब कुछ पता था, अब उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने जिसे अम्मा समझा, वो मां निकली। जिसे वो अपना फर्ज समझती थी, वो उसकी पहचान बन गया था। दूसरी तरफ सेंट ऑरेलियस में अर्जुन ने अपनी मां से फिर से सवाल किया, मां, वो लड़की कौन थी? कविता ने उसका हाथ थाम लिया। वो सिर्फ एक गलती थी, तुम उसे भूल जाओ। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें कह रही थी, वो कभी नहीं भूलेगा। उसने उस लड़की के आंखों में कुछ देखा था जो किसी चोर में नहीं होता। उस रात कविता ने अपने कमरे का दरवाजा बैंड क्या पूजा की थाली उठाई और शिवजी के सामने बैठी। भगवान, मैंने जो छुपाया, क्या उसकी सजा मिल रही है? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वो माफी के लिए नहीं, डर के लिए थे। क्योंकि कविता जानती थी, ये तो बस शुरुआत है। और एक राज अभी भी उसके अंदर दबा हुआ था, एक राज जो अम्मा भी नहीं जानती थी। एक पत्र, एक नाम, एक लड़की और एक माँ जो अपने भूत से भाग रही थी। लक्ष्मी जानती थी कि अब उसे सच के और करीब जाना है।
चाहे रास्ते में जितना भी दाड़ हो। मुंबई के सितंबर के महीने में बारिश कभी भी आ सकती थी, लेकिन उस दिन आसमान साफ था। कविता मल्होत्रा के लिए यह एक परफेक्ट रात थी। सेंट ऑरेलियस इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल गला, जहां शहर के सबसे बड़े नाम आते थे, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स। उनके लिए यह एक नेटवर्किंग इवेंट था, लेकिन कविता के लिए एक तमाशा। उसने हर कोना सजाया था जैसे किसी महल का कोर्टयार्ड, रंग बिरंगे फूल, फेरी लाइट्स और एक रेड कारपेट जो स्कूल के अंदर तक जाता था। सब कुछ एक ही चीज का प्रमाण दे रहा था, मैं कविता मल्होत्रा हूं और मैं सब कुछ कंट्रोल में रखती हूं। पर कविता के कंट्रोल के बाहर चीजें हिल रही थी। लक्ष्मी और अम्मा के खिलाफ उसके रिपोर्ट के बाद धारावी में कुछ एनजीओज ने इनका सपोर्ट रोक दिया था। अगर कविता जी के खिलाफ कुछ किया तो फंडिंग बैंड हो जाएगी। किसी ने अम्मा से कहा। अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, हुमैन उनका पैसा नहीं चाहिए, हुमैन सच चाहिए। पर मोहल्ले में लोग बदलने लगे थे। लक्ष्मी जब भी गाली से गुजारती, कुछ लोग उसे देखकर रुक जाते। बच्चे जिनके साथ वो खेलती थी अब उससे कतने लगे थे, चोर कहकर, धोखेबाज कहकर। अम्मा चुप थी, लेकिन रात को उसने एक पुरानी सरी का कपड़ा निकाला, धोया और लक्ष्मी के लिए एक ड्रेस बनानी शुरू की, जैसे कोई मन्नत का काम हो। दूसरी तरफ अर्जुन अब जिद पर था। उसने अपनी मां से कहा, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं। कविता ने झट से जवाब दिया। उसने हमें नीचा दिखाया, अर्जुन तुम नहीं जाओगे। पर अर्जुन ने स्कूल की सफाई करने वाली आंटी से लक्ष्मी का एड्रेस ले लिया था। उसने सोचा था कि ड्राइवर से कहकर उस तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो निकालने लगा कविता ने उससे रोक दिया। तुम समझते क्यों नहीं? वो हम जैसे नहीं है। उसकी दुनिया गंदी है, जहां से हमारा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में कुछ टूट गया था, एक तरह का भरोसा। गला के दिन लक्ष्मी ने अम्मा के हाथ से बनाया हुआ पीला सा ड्रेस पहना। थोड़ा बड़ा था, थोड़ा पैच लगा हुआ, लेकिन उसमें मां की मेहनत की खुशबू थी। लक्ष्मी के पास इनवाइट नहीं था, पर उसने सुना था कि स्कूल का गार्डन गला के लिए खुला रहेगा। वो दरवाजे के बाहर छुप छुप कर अंदर गई। फूलों के पीछे से देख रही थी। लाइट्स चमक रही थी, लोग हंस रहे थे और कविता स्टेज पर चैरिटी की बात कर रही थी। हमारी जिम्मेदारी है गरीब बच्चों की मदद करना। लक्ष्मी के हाथ ठंडे हो गए। उसके अंदर कुछ जाल गया। यही औरत जो उसके नाम से पुलिस बुलवा चुकी थी, अब गरीब बच्चों के लिए फंड्स ले रही थी। उसने कदम पीछे लेना चाहा, पर किसी ने उससे देख लिया। एक कैमरामैन ने उसकी तस्वीर खींची, फिर किसी ने चिल्लाया, वो लड़की जो बग चुराने वाली थी। सबकी नजर उस पर पड़ गई। कुछ लोग हिले। एक आंटी ने बोला, क्या वो यहां फिर से कुछ चुराने आई है? लक्ष्मी ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लोग वीडियो बना रहे थे। एक न्यूज रिपोर्टर ने बोला, यह वही लड़की है जिसे लास्ट मंथ गेट से निकाला गया था। लक्ष्मी की आंखों से आंसू नहीं, घुसा बह रहा था। उसने सिक्योरिटी से छुड़ाने की कोशिश की, मैं कुछ चुराने नहीं आई, मैं सिर्फ देखने आई थी। पर कोई नहीं सुन रहा था। उसे खींचकर गेट की तरफ ले जाया गया। उस समय एक छोटी सी आवाज पीछे से आई, लक्ष्मी? अर्जुन था। उसने सब कुछ देख लिया था। वो भीड़ में से निकाल कर लक्ष्मी के पास आया। छोड़ो उसे, उसने सिक्योरिटी से कहा। पर सिक्योरिटी कंफ्यूज था। एक तरफ कविता के ऑर्डर्स, दूसरी तरफ उसका बेटा। कविता ने दूर से देखा और पल भर के लिए उसके पैर जम गए। अर्जुन लक्ष्मी के सामने खड़ा था। मैं जानता हूं तुमने मेरा बग वापस किया था, उसने कहा। लक्ष्मी ने आंखों में आंसू संभलते हुए कहा, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी ने कहा, पुलिस बुलाते हैं। तभी लक्ष्मी के बग से एक छोटी सी चीज जमीन पर गिर गई। सबने देखा, एक गोल्ड का ब्रूच, कमाल के फूल की शेप में। वो लक्ष्मी के पास कब से था, यूज याद नहीं था। शायद उस बग में था, शायद डर के मारे उसने रख लिया था। ब्रूच जमीन पर चमका और कविता ने उसे देखा। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया, जैसे उसने भूत देख लिया हो। सब लोग शोर मचाने लगे। फिर से चोरी, ये लड़की कुछ नहीं सुधरती। पर कविता का चेहरा कुछ और कह रहा था। उसने ब्रूच उठाया
और अर्जुन की आंखों में कुछ चमका। ये ब्रूच मैंने पहले भी देखा है, उसने धीरे से कहा। अम्मा, जो दूर से सब देख रही थी, भाग कर आई। उसने कविता की आंखों में देखा और एक लम्हा था जहां दोनों औरतें एक दूसरे के राज समझ गई थी। न कोई शब्द, न कोई चिल्लाहट, सिर्फ आंखों में एक सच था जो सालों से दबा हुआ था। लक्ष्मी ने अम्मा को देखा। आप कविता को जानती हैं न? अम्मा ने पहली बार झूठ नहीं बोला। उसके चेहरे पर एक सुख छाया था, पर दाढ़ भी। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, उसने कहा। लेकिन अभी के लिए भीड़ उसे छोड़ के कर चिल्ला रही थी और अर्जुन उसके साथ खड़ा था। पहली बार सबके सामने। रात की वो गला पार्टी जहां गरीब बच्चों के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा था, उसने एक गरीब लड़की की इज्जत को फिर से जख्मी किया। पर लक्ष्मी अब पहली बार डर नहीं रही थी। उसके पास सच था और एक राज जो कविता मल्होत्रा के दिल में था, अब बाहर आने को बेचैन था। रात के अंधेरे में चमकता हुआ ब्रूच जैसे सब कुछ फ्रीज कर गया था। लक्ष्मी के हाथ से गिरता ही सबकी आंखें उस पर टिक गई थी। वो एक सुनहरा कमाल था, पुरानी नक्काशी से सजा हुआ, उस तरह का नहीं जो किसी सड़क पर मिल जाए। रिपोर्टर ने तुरंत कैमरा जूम किया और एक औरत चीख पड़ी, वही है, यह तो कविता मल्होत्रा की मां की विरासत थी ना। कविता का रंग पहले से भी ज्यादा जाड़ पड़ गया। अर्जुन ने लक्ष्मी की तरफ देखा, फिर ब्रूच की तरफ, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। सिक्योरिटी का हाथ लक्ष्मी के कंधे पर अब भी था, लेकिन उसका झुकता हुआ जिस्म अब अपमान से नहीं, हैरानी से कांप रहा था। उसने ब्रूच कभी चुराने का सोचा भी नहीं था। शायद उस दिन जब उसने बग उठाया तब गिर गया होगा। शायद उसने सोचा था कि ये कोई सस्ती सी पिन है। पर आज उस ब्रूच ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जो अब किसी के बस में नहीं था। चोरी की आदत छूटती नहीं, एक औरत ने बोला। चैरिटी के इवेंट में भी आई थी लूटने। लोग फिर से उस पर हंसती, उसके कपड़ों को देखते, उसके स्किन टोन को, उसके बड़े पैरों को। लेकिन इस बार लक्ष्मी की आंखें झुकी नहीं थी। अर्जुन ने ब्रूच कविता के हाथ में दिया, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल था। माँ, यह वही ब्रूच है ना जो आप हमेशा कहती थी कि नानी के पास था? कविता ने ब्रूच को हाथ में लेते ही कांपती उंगलियों से पकड़ा, जैसे किसी भूल गए सपने को छू रही हो। उसकी आंखों में कुछ था, सिर्फ गुस्सा नहीं, सिर्फ शर्म नहीं, कुछ और। एक सालों से दाबा हुआ राज जो अब उसके हाथ में चमक रहा था। उसने लक्ष्मी के तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। अर्जुन उसके पास गया। माँ, तुमने मुझसे कभी नहीं बताया कि इस ब्रूच की असली कहानी क्या थी। तुम कभी पहनती भी नहीं थी। कविता ने आंखें झुका ली। कुछ चीजें यादों के साथ जुड़ी होती हैं जो दाढ़ देती हैं। तभी भीड़ में से एक पहचानी सी चाल तेज कदम चलती हुई आई। अम्मा थी, लक्ष्मी की अम्मा। सांस छोटी हो रही थी, लेकिन आंखें तेज थी, जैसे उस ब्रूच ने उसका सब्र तोड़ दिया हो। उसने कविता के सामने खुद को खड़ा किया, बिना कुछ कहे। दो महिलाएं, दो दुनिया, दो सच, एक छोटी सी चीज के बीच में। कविता ने अम्मा की आंखों में देखा और पल भर में उसकी गर्दन झुक गई। लक्ष्मी ने पहली बार अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती देखी, जैसे उसने जिंदगी भर किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन आज मांगने को तैयार हो। लक्ष्मी ने चीख कर पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? अम्मा, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम कविता को जानती थी। मैंने उस दिन देखा था जब तुमने उसका नाम सुना था। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक कहानी थी। लक्ष्मी उसके पास गई और जोर से बोला, मैं आपसे सच सुनना चाहती हूं। अभी सब कुछ। अम्मा ने कविता की तरफ देखा, जैसे इकरार की इजाजत चाहिए हो। कविता ने सिर्फ एक छोटा सा सिर हिलाया, आंखों में परेशानी और गिल्ट के साथ। तब अम्मा ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ के बोला, मैंने कविता के घर में काम किया था कई साल पहले। उस समय कविता जवान थी, अकेली। उसका रिश्ता एक आदमी से था जो उससे शादी का वादा करके छोड़ गया। जब वो मां बनी तो उसने मुझसे कहा कि बच्चा ऑर्फनेज में छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ पाए। लक्ष्मी का गला सूख गया, सांस अंदर अटक गई। मैं? उसने पूछा। अम्मा ने आंखों में आंसून भरे हुए कहा, हाँ, तू ही थी वो बखी। मैं तुझे घर ले आई बिना किसी को बताए। मुझे लगा मैं तुझे बचा रही हूं,
पर शायद मैं तुझे एक झूठ में जिंदा रख रही थी। कविता ने आंखें बंद कर ली। अर्जुन अब तक कुछ नहीं बोल रहा था। उसके दिमाग में कुछ घूम रहा था, एक कंफ्यूजन, एक खौफ। तो लक्ष्मी मेरी बहन है? उसने पूछा, आंखों में मासूमियत के साथ। अम्मा ने चुप रहना चाहा, लेकिन कविता ने पहली बार उसे देखा और कहा, नहीं, तुम मेरा बेटा नहीं हो अर्जुन। यह एक ऐसा पल था जिसमें हवा रुक गई थी। हर चेहरा जिसमें कोई भावना थी, उस पल खाली हो गया। अर्जुन एक कदम पीछे हटा। क्या मतलब? तुम मेरी माँ नहीं हो? कविता ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरे बेटा हो, पर मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, न तुम्हारे पिता को, न दुनिया को। मुझे लगा था मैं अपना भूत मिटा पाऊंगी तुमसे, पर वो भूत कभी गाया ही नहीं। लक्ष्मी ने अम्मा की तरफ देखा। तो मैं कविता की असली बेटी हूं। पर अर्जुन, अम्मा ने आंखों में डर के साथ कहा, बेटा, मैं सिर्फ एक बच्ची लेकर आई थी। मुझे कभी नहीं पता चला कि कोई दूसरा भी था। कविता ने उस बात को टाल दिया। वक्त नहीं है अब सब कुछ खोलने का, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में एक और राज था, एक ऐसी बात जो अम्मा भी नहीं जानती थी। इवेंट का स्टेज अब खाली पड़ गया था। लोगों के बीच गॉसिप्स शुरू हो गई थी। लक्ष्मी का सिर घूम रहा था। उसने ब्रूच उठाया, कविता की तरफ बढ़ाया, पर फिर रोक लिया। यह आपका है, लेकिन मेरी कहानी भी अब सिर्फ आपकी नहीं है। ये दुनिया भी सुनेगी। आपने मुझे चोर कहा, पर मैं थी आपका खो गया सच। और उस रात जब सब कुछ चमक रहा था, एक लड़की जिसे कभी इज्जत नहीं मिली थी, उसने पूरी दुनिया के सामने सबका सच ला दिया। अभी सिर्फ पहली परछाइयां दिख रही थी। असली राज अभी भी अंधेरे में थे, पर लक्ष्मी अब अंधेरे से नहीं डरती थी। अध्याय 6। डीएनए का परीक्षा। ओ टेस्टेड डीएनए। गाला के उस भारे हुए मैदान से जब सब कुछ खत्म हुआ, तब तक लक्ष्मी के पैर धरती पर नहीं, हवा में थे। ना उस वजह से कि उसने किसी बड़े मंच पर कदम रखा था, बल्कि इसलिए कि उसका हर भरोसा, हर पहचान का टुकड़ा उस रात बिखर गया था। अम्मा, जिसे वो माँ समझती थी, एकदम से एक कहानी बन गई थी। और कविता मल्होत्रा, जो हमेशा उसे घिन भरी नजर से देखती थी, उसके खून का सच बन गई थी। लक्ष्मी के दिमाग में कुछ भी स्थायी नहीं था। सब कुछ जैसे एक भानवर में घूम रहा था। धरवी की गलियों में लौटकर उसने अम्मा से कुछ नहीं पूछा। सिर्फ एक बार उसने कहा था, अगर आपने मुझे प्यार से पाला होता तो सच से इतना दर्द नहीं होता। 2 दिन तक अम्मा चुप रही, ना रोती, न बोली। रात को उसके हाथों में बस एक तस्बीह थी, जिसे वो बार बार घुमाती। लक्ष्मी अखबार पढ़ती थी, जिसमें हर जगह उसके नाम के साथ मल्होत्रा जोड़ा जा रहा था। धरवी की बेटी या मल्होत्रा की वारिस एक हेडलाइन थी। अम्मा का सच, कविता का झूठ दूसरी थी। पर एक नाम सबसे ज्यादा था, अनंत शर्मा। वही रिपोर्टर जो कविता के परिवार के अंदर घुसकर राज की गृह यात्रा शुरू कर चुका था। उसी ने सबसे पहले डीएनए टेस्ट की मांग की थी। जब आनंद ने कविता के सामने मीडिया के जरिए टेस्ट का प्रस्ताव दिया, तो पहले कविता ने गुस्से में उस पर डिफामेशन का केस करने की धमकी दी। लेकिन एक दिन उसके घर पर स्कूल बोर्ड का एक कॉन्फिडेंशियल लेटर आया। मीडिया अटेंशन इंस्टीट्यूशन की इमेज को हानि पहुंचा रहा है। इस मामले में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। कविता समझ गई थी, अब चुप रहना खुद को डूबने देना था। उस रात कविता ने अर्जुन के कमरे का दरवाजा खोला। अर्जुन बेड पर पड़ा था, आंखों में खामोशी की एक गहरी लकीर थी। मैं डीएनए टेस्ट के लिए हाँ कह चुकी हूं, कविता ने कहा। अर्जुन ने सिर्फ एक सवाल किया, मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं आपका खून नहीं हूं? कविता चुप थी। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें अपना बनाया था। कभी तुम्हें लगा कि तुम मेरे नहीं हो? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में लक्ष्मी की तस्वीर थी, उसके आंख का वो भोला गुस्सा जब उसने कहा था, मैं चोर नहीं हूं। डीएनए टेस्ट एक प्राइवेट लैब में तय हुआ। अनंत शर्मा ने टेस्ट का खुद पैसा दिया, ताकि बाद में कोई कहे नहीं कि यह सब तमाशा पब्लिसिटी का था। अम्मा ने पहले मना किया, मेरे लक्ष्मी को इन राजों के लिए क्यों आजमाया जा रहा है? पर लक्ष्मी ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर मैं कविता की बेटी हूं तो सबको पता चलना चाहिए, और अगर नहीं हूं तो ये कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए। टेस्ट के दिन मुंबई का मौसम भारी था। सुबह से बादल छाए हुए थे।
लक्ष्मी ने अम्मा का दिया हुआ सेफ्ट सलवर सूट पहना, जो पहले किसी शादी में पहना गया था। कविता आई तो पूरी तरह तैयार थी, ब्लैक ब्लेजर, सनग्लासेस, लिपस्टिक। लेकिन चेहरे पर वही डर जो एक माँ का होता है जब उसके झूठ का सच सामने आने लगे। लैबमैन अर्जुन भी था, लेकिन सबसे छुप छुप कर। उसने किसी से बात नहीं की। अनंत शर्मा ने डिस्क्रीटली सबका फोटो लिया, लेकिन बिना तमाशा के। लक्ष्मी ने कविता के सामने बैठकर अपना डीएनए सैंपल दिया। जब कविता ने अपना सैंपल दिया तो उसके हाथ कांप रहे थे। टेक्नीशियन ने कहा, रिलैक्स मैडम, बस स्वाब लेना है। पर कविता के लिए यह सिर्फ एक स्वाब नहीं था, यह उस झूठ की लाकिर थी जिसे वो 10 साल से काटने की कोशिश करती रही थी। लैब से निकालते वक्त अनंत शर्मा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? लक्ष्मी ने सिर्फ इतना कहा कि अगर मैं उस औरत की बेटी हूं तो क्या मेरा दाढ़ भी उसका हिस्सा है? अनंत चुप हो गया। उसने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा और चला गया। उस रात लक्ष्मी ने एक सपना देखा। उसने अपने हाथ में ब्रूच पकड़ा था और उसके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ अम्मा थी, झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी। दूसरी तरफ कविता थी, एक शीश महाल के अंदर से हाथ बढ़ाए। लक्ष्मी बीच में थी। जगती तो आंसून बह रहे थे, पर अगला दिन उसे और बड़ा झटका देने वाला था। अनंत शर्मा का एक फोन आया। मैं किसी से मिला हूं, शायद आपको सुनना चाहिए। लक्ष्मी और अम्मा एक छोटी सी एनजीओ के छत के ऊपर जाती हैं, जहां एक बुढ़ी औरत रुखसाना बीबी उनका इंतजार कर रही थी। रुखसाना कभी कविता के घर में मेड थी। उसने कहा, कविता के ट्विंस हुए थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की अम्मा के साथ चली गई, पर लड़का उनका पति किसी और जगह भेज देना चाहता था। वो कौन था, कहाँ गया, ये मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूं, उस दिन जब आपका डीएनए लिया गया, मुझे लगा अर्जुन वो लड़का हो सकता है। लक्ष्मी की आंखों में एक और तूफान उठ गया। अगर ये सच था तो अर्जुन उसका भाई था, या फिर यह एक और झूठ था जो किसी नए सच की तरफ जा रहा था। अब लक्ष्मी किसी डीएनए रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रही थी। अब वो सच की प्यास में जाल रही थी, उस सच की जो कविता के घर के किसी पुराने ड्रॉर में छुपा था, जो सिर्फ एक कागज के टुकड़े से नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के फैसले से खुलने वाला था। डीएनए टेस्ट के बाद का इंतजार लक्ष्मी के लिए किसी जेल से कम नहीं था। हर दिन, हर घड़ी उसका मन उसी एक सवाल के आसपास घूमता, क्या मैं वाकई उस औरत की बेटी हूं जिसके लिए इज्जत सिर्फ कपड़ों और खानदान के नाम में होती है? अम्मा ने कोशिश की उसका ध्यान हटाने की, खुद हाथों से खिचड़ी बनाई, उसकी पुरानी कहानियां सुनाई, लेकिन लक्ष्मी के अंदर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी, जैसे उसकी हड्डियों में सच की पुकार हो। टेस्ट के तीसरे दिन सुबह धारावी के हर ठेला, चाय की टपरी और स्टेशन के सामने पड़े पेपर स्टैंड पर एक ही तस्वीर छाई हुई थी। एक छोटी सी लड़की, बर्फीली आंखों के साथ, एक एलीट स्कूल के गेट के सामने, और साथ में एक बोल्ड हेडलाइन, मल्होत्रा की गुमशुदा बेटी। नीचे लिखा था, अर्जुन मल्होत्रा जिसे कविता का वारिस माना गया, हो सकता है सिर्फ एक एडॉप्टेड बेटा हो। असली खून लक्ष्मी है जिसे कभी चोर कहा गया। अखबार लक्ष्मी के हाथों में था, पर आंखें तस्वीर से ज्यादा शब्द पे टिक गई थी। असली खून, ये शब्द उसके अंदर कुछ चुभने लगा। उसने अम्मा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में डर था, जैसे वो सोच रही हो। शुरुआत हो चुकी है। शहर भर में हलचल मच गई थी। कविता मल्होत्रा के बंगलों के सामने रिपोर्टर्स का जमावड़ा था, माइक्रोफोन, कैमरा और सवालों का तूफान। मैडम, क्या आपने अर्जुन को अडॉप्ट किया था? क्या लक्ष्मी सच में आपकी बेटी है? कविता ने अपने बंगलों के दरवाजे बैंड कर दिए। घर के अंदर कर्टन्स के पीछे से वो सिर्फ एक तस्वीर देख रही थी, अर्जुन जिसका बचपन उसने किसी खौफ के साए में छुपाया था, और लक्ष्मी जिसे उसने कभी आंखों में आंख डालकर नहीं देखा। स्कूल के बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। स्पॉन्सरशिप पर सवाल उठने लगे। आप एक चाइल्ड राइट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और आपके खिलाफ ही चाइल्ड अबैंडनमेंट का इल्जाम है। एक ट्रस्टी चिल्ला पड़ा। कविता के पास जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, सब कुछ गलत समझा गया है। इसी बीच अर्जुन ने कविता से डायरेक्ट सवाल किया, माँ, मैं आपका बेटा हूं या नहीं? कविता ने आंखें बैंड की। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अर्जुन उसे इस नजर से देखेगा, जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ शंका हो। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो अर्जुन, उसने कहा, लेकिन शायद मेरी पहचान का नहीं।
लक्ष्मी के लिए सब कुछ एक फिल्म की तरह हो गया था, जिसमें उसका दाढ़ पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया था। जब वो बाजार से सब्जी लेने गई तो एक औरत ने उसकी और इशारा करके कहा, यह वही है ना जो कविता की बेटी निकली। एक दूसरी बोली, पर तब भी तो ब्रूच चुराया था। लक्ष्मी चुप थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने डिसाइड कर लिया था, अब किसी के सवाल का जवाब नहीं देगी, बस अपने सच के पीछे जाएगी। डीएनए लैब से जब रिपोर्ट आई तो आनंद शर्मा ने खुद उससे फोन किया। लक्ष्मी, मैं रिपोर्ट लेने जा रहा हूं, तुम्हें साथ चलना है? लक्ष्मी ने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा का सिर हल्के से हिला, जैसे कह रही हो, अब रुकने का समय नहीं। लैब के बाहर आनंद ने एनवलप उसके हाथों में दिया। खोलो, उसने कहा। लक्ष्मी ने ठंडे हाथों से एनवलप खोला। अंदर के कागज पर लिखा था, बायोलॉजिकल मैच कंफर्म्ड, मैटरनल लिनिएज पॉजिटिव विथ कविता मल्होत्रा। लक्ष्मी ने पल भर को आंखें बैंड कर ली। आसपास की आवाजों का शोर बैंड हो गया। सिर्फ एक सांस गहरी भरी हुई और फिर साइलेंस। आनंद शर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम कविता की बेटी हो, उसने कहा। पर लक्ष्मी के लिए यह सिर्फ एक सच नहीं था, यह उसकी पहचान का पता था और एक दाढ़ का स्टार्ट पॉइंट। पर सच की दुनिया में एक और धमाका बाकी था। अम्मा उस रात लक्ष्मी के पास बैठी रही। उसका सिर थपथपती रही, लेकिन उसके अपने हाथों में एक संकेत था जो उसने किसी से नहीं बताया। एक चिट्ठी जो उसने आनंद शर्मा के कहने पर दोबारा पढ़ी थी। सफिया बीबी, ओल्ड एज होम वाली, जिसके कहने पर उसने एक नाम दोबारा याद किया था, ईशान। चिट्ठी के नीचे लिखा था, लड़का ईशान ले गया गया किसी बिजनेस फैमिली के आदमी के हाथ। वादा था कि दोनों बच्चे दूर दराज में होंगे। अम्मा को सिर्फ एक दिया गया। लक्ष्मी ने अम्मा से पूछा, ईशान कौन है? अम्मा ने बस कहा, मुझे लगता है हमने एक रास्ता छोड़ा था। पर आनंद शर्मा ने फिर खबर बनाई, कविता मल्होत्रा ने सिर्फ एक नहीं 2 बच्चों को छोड़ा था। आर्टिकल में लिखा गया, आशंका है कि अर्जुन, जिसे अब तक कविता का बेटा माना गया, हो सकता है दूसरा खो गया बेटा हो। शहर में फिर एक तूफान। अब सवाल बदल गए थे। क्या लक्ष्मी और अर्जुन जुड़वा हैं? क्या कविता ने दोनों को अलग अलग छुपा दिया? कविता मल्होत्रा के लिए दुनिया अब एक कोर्ट रूम बन गई थी। लक्ष्मी के लिए जिंदगी एक माजे जैसा, जहां हर दरवाजा एक नए दर्द को खोलता था। अर्जुन अब तक चुप था, लेकिन उसके हाथों में एक पुरानी ड्राइंग मिली थी, अपने पेंसिल बॉक्स में चिपका हुआ। नीचे लिखा था, ईशान 3rd D। उसके कंधे पर एक पुरानी जन्म के दाग था, जो लक्ष्मी के पैर के दाग से मिलता जुलता था। और अब सब कुछ उलझने लगा था। डीएनए ने एक सच दिया था, पर उस सच के नीचे एक और राज दबा था। जब डीएनए टेस्ट का रिजल्ट सबके सामने आया और यह साबित हो गया कि लक्ष्मी कविता मल्होत्रा की असली बेटी है, तो मुंबई के एलीट सर्कल्स में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसा किसी बड़े आदमी का काला सच सबके सामने आ गया हो। न्यूज चैनल्स पर लक्ष्मी की तस्वीर बार बार चल रही थी। एक लड़की जिसे पहले चोर कहा गया, अब उसी को मल्होत्रा एम्पायर की वारिस कहकर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। पर लक्ष्मी के लिए यह बदलाव सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि एक और नया बोझ था। एक माँ जिसने उस कभी माँ जैसे नहीं देखा, एक भाई जिसके होने का सिर्फ शाख था, और एक सच जिसमें प्यार की जगह शार्म और गिल्ट छुपी थी। लेकिन सच का तूफान तब आया जब आनंद शर्मा ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया। क्या अर्जुन मल्होत्रा कविता के जुड़वा बच्चों में से एक हैं? इस आर्टिकल ने कविता की जिंदगी का दूसरा पर्दा खोल दिया। पहली बार उसने मीडिया के सामने आकर सच कबूल किया। मुझे लगा था कि सब कुछ पीछे छोड़ चुकी हूं, पर जिंदगी कभी किसी राज को मरने नहीं देती। उसने बताया कि उसने दोनों बच्चे एक ही दिन जन्मे थे, लेकिन एक को उसने अम्मा के साथ भेज दिया और दूसरे को, ईशान को, उसके पति ने बिना उसकी मर्जी के किसी और परिवार में भेज दिया था। उसने कभी नहीं जाना कि वो लड़का कहाँ गया। लक्ष्मी के लिए यह सुनना किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसने अम्मा से पूछा, आपने कभी क्यों नहीं बताया? अम्मा ने आंखें झुका कर कहा, मुझे सिर्फ तुम मिली थी, मुझे कभी ईशान का पता ही नहीं चला। इसी बीच अर्जुन के हाथ एक पुराना ड्राइंग का टुकड़ा लगा जो उसके पेंसिल बॉक्स के नीचे चिपका हुआ था। ड्राइंग में एक छोटा सा बच्चा बना था। उसके नीचे लिखा था, ईशान। उस नाम के नीचे एक सिंपल सा नोट था, मैं वापस आना चाहता हूं।
अर्जुन ने यह कब बनाया यूज याद नहीं था, लेकिन उसका मन कह रहा था यह किस्मत का कोई संदेश था। कविता ने जब ये ड्राइंग देखी तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। यह नाम तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता, बस हमेशा से लगा जैसे ये नाम मेरे अंदर से बोलता है। तभी लक्ष्मी आई। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। पहली बार दोनों एक ही तरफ थे, एक ही सच को समझने की कोशिश में। क्या तुम ईशान हो? उसने पूछा, लेकिन इस बार आवाज में इल्जाम नहीं, एक उदासी थी। जैसे भाई मिलने की खुशी से पहले एक खौफ हो कि कहीं सब कुछ टूट ना जाए। अनंत शर्मा ने डीएनए टेस्ट का नया प्रोसेस शुरू करवाया, इस बार अर्जुन और लक्ष्मी के बीच में। लेकिन पहले कविता ने मना कर दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को खोने का डर नहीं ले सकती, उसने कहा। अम्मा ने चुपचाप बोला, कविता जी, अगर आपने सच में मां बनना है तो आपको सच का सामना करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट से पहले कविता ने अर्जुन के रूम में जाकर एक बॉक्स निकाला, उसके मरहूम पति का लॉकर बॉक्स। उसमें एक पुरानी डायरी थी, एक सील्ड एनवलप के साथ। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, ईशान को एक बेहतर जिंदगी देना ही मेरी जिम्मेदारी है। उसका सच कविता को कभी नहीं पता चलेगा। कविता के हाथ कांप गए। उसने एनवलप खोला और उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट थी, अर्जुन के जन्म के बाद का एक कॉन्फिडेंशियल डीएनए टेस्ट। रिपोर्ट के नीचे लिखा था, ब्लड लाइन मैच विद कविता मल्होत्रा, 99.9% प्रोबेबिलिटी। वो कागज कविता के हाथों में जलता हुआ सा लगा। उसने अर्जुन के रूम में जाके उससे गले लगा लिया। पहली बार उसने अर्जुन को बिना किसी झूठ के, बिना किसी डर के मां के रूप में पकड़ा। तुम ही हो ईशान, उसने कहा। मैं तुमसे सालों तक दूर रही, लेकिन तुम मेरे थे हमेशा। अर्जुन के आंखों में आंसू थे, पर उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सुकून था कि जिसे वो मां समझता था वो सच में उसकी मां थी। लक्ष्मी को जब यह पता चला, उसने खुद को अकेला महसूस नहीं किया। उसने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में अपने जैसा दर्द देखा, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ जुदा होने के बाद समझा जा सकता है। दो बाखें, अलग हुआ बचपन, अलग रास्ते, पर एक ही मां का दर्द उन दोनों की रागों में था। मीडिया ने अगले दिन हेडलाइन छापी, मल्होत्रा की खोई हुई कहानी, लक्ष्मी और अर्जुन जुड़वा निकले। सोशल मीडिया पर कविता को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ ने कहा वो मां बनने लायक नहीं थी, तो कुछ ने कहा हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर कोई माफी नहीं मांगता। लक्ष्मी ने एक प्रेस मीट में सबके सामने कहा, मैं कविता मल्होत्रा की बेटी हूं, अर्जुन मेरा जुड़वा भाई है, पर मैं इस घर का हिस्सा सिर्फ तब बनूंगी जब ये घर अम्मा के लिए भी खुला रहेगा। उसके शब्दों में जोर था, लेकिन संवेदना भी। कविता ने आंखें भरी हुई कहा, यह घर सिर्फ तुम दोनों का नहीं, अम्मा का भी है, शायद सबसे पहले उसी का। उस रात पहली बार लक्ष्मी, अर्जुन और अम्मा एक ही छत के नीचे सोए। 3 सांसें, 3 कहानियां, लेकिन एक ही रिश्ता जो खून से नहीं, दर्द और माफी से बना था। उस रात के बाद जब लक्ष्मी, अर्जुन और अम्मा एक ही छत के नीचे थे, घर में पहली बार एक ऐसी शांति थी जो न तो समझाई जा सकती थी, न लिखी जा सकती थी। अर्जुन और लक्ष्मी एक ही कोने में बैठे थे, बिना कुछ बोले। दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ जुड़वा बहन भाई ही महसूस कर सकते हैं। अलग अलग जिंदगियों के बावजूद एक जैसे दर्द का बंधन। पर कविता के अंदर एक अलग ही तूफान था। उसने अर्जुन को गले लगाया था, यूं से ईशान बुलाया था, पर उसके दिल के किसी कोने में एक और सच दबा था जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था। वो जानती थी कि उसके पति राजीव ने अर्जुन को अडॉप्ट नहीं किया था। उसने अर्जुन को खोजकर वापस उसके पास लाने का एक साजिशनाक तरीका चुना था। उस दिन कविता ने उस लॉकर से जो डायरी और डीएनए रिपोर्ट निकाली थी, उसके नीचे एक और लिफाफा था, एक और नाम के साथ। अगर कभी वो सच ढूंढने लगे तो ये उन्हें दिखाना। लक्ष्मी के लिए नए घर में रहना इतना आसान नहीं था। हर चीज चमकती थी, पर उस चमक में बेगांगी थी। हर प्लेटें सोना थी, पर उसमें अम्मा के हाथों की खुशबू नहीं थी। हर रूम में बेड था, लेकिन उस बेड पर नींद नहीं आती थी। एक दिन घर के एक पुराने अलमीरा को खोलते वक्त उसके हाथ एक पुरानी वुडन बॉक्स पर पड़े, धूल से भरा हुआ, तला भी जुंग से भर गया था। लक्ष्मी ने तुरंत अम्मा को बुलाया। अम्मा ने जैसे ही बॉक्स देखा, उसके हाथ कांप गए। ये तो कविता के शादी के समय उसकी मां ने दिया था।
अम्मा ने धीरे से कहा। लक्ष्मी ने ताला तोड़ दिया। अंदर कपड़े, पुराने पोस्ट कार्ड्स और एक पुरानी तस्वीर थी। कविता जवान थी और उसके हाथ में एक छोटी सी गोल्ड चेन थी। उसमें एक मेडल हों, एक छोटा गोल जार्ड रंग का कंगा जिसमें एक तरफ कविता की तस्वीर थी और दूसरी तरफ दो बच्चों के छोटे छोटे पंजे, एक लड़की एक लड़का। लक्ष्मी ने वो कंगा उठाया। आंखों से आंसू बहने लगे। ये हम दोनों के लिए था, उसने अम्मा से पूछा। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कभी नहीं पहना, कभी नहीं दिया। शायद क्योंकि उसे याद था वो क्या खोना चाहती थी और क्या छुपाना चाहती थी। उस रात लक्ष्मी ने कविता के सामने वो कंगा रखा। ये किसका है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में न तो गुस्सा था, न तो आकर्ष, सिर्फ थकान थी। इतने दिनों तक अपने अस्तित्व के लिए लादाई की थकान। कविता ने कंगा को देखा, फिर आंखें बैंड कर ली। मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती थी, उसने कहा, क्योंकि तुम दोनों एक ऐसी गलती का नतीजा थे जिसे मैं कभी कबूल नहीं करना चाहती थी। लक्ष्मी ने पूछा, गलती? मां बन जाना कब से गलती हो गया? कविता ने आंखें भरी। नहीं, मां बनने की नहीं, मां बनने से भाग जाने की गलती। उस वक्त मुझे लगा था कि दुनिया मुझे कबूल नहीं करेगी, राजीव मुझे छोड़ देगा। मैं कमजोर पड़ गई थी लक्ष्मी, मैं डर गई थी और इसी डर में मैं तुम्हें अम्मा के साथ भेज दिया और अर्जुन को राजीव के कहने पर किसी और के हाथ। मैं अपनी ही जिंदगी से भागती रही। उस पल लक्ष्मी ने देखा, कविता अब भी उस मां की रूप में नहीं थी जिसे वो सपनों में देखती थी, लेकिन उसके आंखों में एक सच था। पहली बार कविता झुकी थी, इज्जत के लिए नहीं, डांट के बोझ के नीचे। तभी अर्जुन ने ड्राइंग रूम में आकर एक पुराना खाका कविता के सामने रखा। उसमें एक घर था, एक माँ और दो बच्चे। नीचे लिखा था, वापस आई माँ। कविता ने उस ड्राइंग को हाथों में लेकर आंखें बंद कर ली। उसने कहा, तुम दोनों मेरे अपने हो, लेकिन अगर मैं तुम दोनों से मां होने का हक मांगूं तो क्या तुम दोगे? अर्जुन ने कविता का हाथ पकड़ा। लक्ष्मी ने अम्मा की तरफ देखा, फिर कविता की आंखों में। हाथ तो दे सकती हूं, उसने कहा, लेकिन मां बुलाना तभी जब आप अम्मा के समान बन सको। उस पल में कविता ने अपने घिन भरे शब्द याद किए। ये चोर है, ये हमारे जैसे नहीं, इसमें कुछ अच्छा नहीं है। और उसने वो सब अपने अंदर से जला दिया। उसने अम्मा के पैरों के पास बैठकर कहा, आपने मेरी बेटी को पाला जिसे मैंने जन्म देकर छोड़ दिया। आपने उसमें इंसानियत जिंदा रखी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अम्मा ने कविता की तरफ देखा, आंखों में आंसून के साथ एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं मां तो कभी बनी नहीं, अम्मा बोली, लेकिन लक्ष्मी की रूह में जब भी कुछ टूटा मैं उसका सहारा बनी। शायद मां वही होती है। कंगन जो पहली बार कविता के हाथों में छुपा था, अब लक्ष्मी के गले में था। अर्जुन ने उसके गले में पहनाया। अब ये सिर्फ एक गहना नहीं, एक याद है, हम कौन थे और कैसे बिखरे थे। उस रात कविता ने अम्मा के हाथ से बना खाना खाया। पहली बार टेबल पर 3 प्लेट्स थी और 3 सांस। कविता ने खुद को एक नई मां बनाते हुए महसूस किया। लक्ष्मी ने एक डायरी में लिखा, मुझे मां मिली है 2 बार, एक ने मुझे जन्मा दिया, दूसरी ने मुझे जिंदगी, और दोनों का दर्द मेरे अंदर है। सुबह के पहले पहर में जब मुंबई का शहर धुंध में लपेटा हुआ था, मल्होत्रा हवेली के अंदर एक अलग ही खामोशी थी। न कविता की कारोबारी फोन कॉल्स, न अर्जुन के वायोलिन का रियाज और न लक्ष्मी के कदमों की हल्की आहट। घर के हर कोन में एक अजीब सा टेंशन थमा हुआ था, जैसे कोई बड़ी सच्चाई हवा में घूम रही हो और किसी पुराने ड्रॉर या दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रही हो। उसी सुबह लक्ष्मी ने अम्मा से कहा, मैं उस कमरे में जाना चाहती हूं जहां कविता के पति का दफ्तर था। अम्मा ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर उसकी आंखों में देखती बोली, वही कमरा जहां कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। वही कमरा जहां मुझे लगता है सब कुछ छुपा है। अम्मा ने उसके हाथ में एक चाबी दी, एक पुरानी चाबी, जुंग से भरपूर लेकिन अब भी काम करने लायक। ये मुझे सफिया बीबी ने दी थी। अम्मा ने कहा, उसने कहा था, राजीव बाबू ने इस चाबी को आखिरी दिन तक अपने से जुदा नहीं होने दिया। कमरा घर के पीछे था,
एक स्टडी जिसे कविता ने कब का बंद करवा दिया था। लक्ष्मी जब अंदर गए तो हर चीज धूल में लिपटी हुई थी। पुरानी फाइल्स, एक वुडन डेस्क और एक अलमारी जिसके पीछे एक बड़ी पेंटिंग लगी थी। लक्ष्मी ने पेंटिंग हटाए और उसके पीछे एक छोटा लॉकर था, ब्रास का, जिसमें मल्होत्रा खानदान का छोटा सा ब्रस्ट शिखर उभरा हुआ था। उसने अम्मा की दी हुई चाबी लगाई और छत्तक की आवाज के साथ लॉकर खुल गया। लॉकर के अंदर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन सबसे नीचे एक एनवलप था, सेफ्ड, मुहताज, और उस पर लिखा था, ओनली ओपन इफ ट्रूथ मस्ट बी नोन। लक्ष्मी के हाथ कांप गए। उसने एनवलप खोला। अंदर एक डीएनए रिपोर्ट थी, एक दूसरी पुरानी रिपोर्ट जो किसी अर्जुन नाम के बच्चे का था। रिपोर्ट पे डाटे थी 12 फरवरी 2011। यूएस रिपोर्ट के नीचे लिखा था, बायोलॉजिकल रिलेशन, पॉजिटिव मैच विद कविता मल्होत्रा, आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड ईशान। लक्ष्मी को लगा जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। सामने जो लिखा था वो उसने पहले भी सुना था, अंदाजा भी लगाया था, लेकिन आज वो कागज पर था, छापा हुआ, साबित हुआ। अर्जुन, जिसे कविता ने कभी अपना नहीं कहा था, जिसे उसने अडॉप्ट किया गया कहकर समझ से अलग किया था, वो असली में कविता का ही खो गया बेटा था। लक्ष्मी का जुड़वा भाई ईशान। लक्ष्मी ने रिपोर्ट उठाई और पीछे का कागज भी निकाला। उसमें कविता के पति राजीव की हैंडराइटिंग थी, एक नोट जो सिर्फ कविता के लिए था। मुझे माफ करना कविता, मुझे पता था कि अगर तुम्हें यह सच बता दिया तो तुम दोबारा जी नहीं पाओगी, पर मैंने अर्जुन को वापस लेकर अपने पापों का कुछ बोझ हल्का करने की कोशिश की। तुम दोनों बच्चों को छोड़कर तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था। लक्ष्मी ने कागज हाथों में लिया और बाहर निकली। ड्राइंग रूम में कविता कॉफी की प्याली हाथों में लिए सामने की खिड़की से बाहर देख रही थी। लक्ष्मी ने उसके सामने रिपोर्ट रखी। कविता ने एक नजर तली और जैसे पूरी हवा उसके अंदर से निकाल गई हो। उसने रिपोर्ट उठाई, पढ़ा और आंखों में आंसू छलक आए। ये राजीव ने कब? उसने पूछा, लेकिन जवाब तो उसके पास खुद ही था। अर्जुन ईशान है, लक्ष्मी ने कहा, और तुमने सालों तक इसे झुतलाया। कविता ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं डर गई थी। मैंने सोचा था अगर मैंने सच कबूल किया तो सब कुछ टूट जाएगा। राजीव मुझे छोड़ देगा, दुनिया मुझे काट डालेगी। और जब उसने अर्जुन को लाकर कहा कि यह तुम्हारा नहीं, एडॉप्टेड बेटा है, मैंने मान लिया, क्योंकि मानने से बचा लेना आसान होता है, समझने से नहीं। लक्ष्मी ने अम्मा को बुलाया। अम्मा रिपोर्ट देखते ही रो पड़ी। तो अर्जुन वही ईशान है जिसे मैं कभी देख भी नहीं पाए। कविता ने अम्मा के हाथ पकड़कर कहा, मैं गलत थी, तुमने मेरी बेटी को पाला और मैं अपने ही बच्चे को पराया समझती रही। उसी वक्त अर्जुन रूम में आया। उसने माँ के हाथों में वो रिपोर्ट देखी और लक्ष्मी के चेहरे को। क्या यह वो ही है? उसने पूछा। कविता ने आंखों में आंसू लिए हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन कुछ नहीं बोला। उसने रिपोर्ट कविता के हाथ से ली, फिर लक्ष्मी के सामने खड़ा हो गया। मैं जानता था, अंदर कहीं ना कहीं जानता था। तुम जब पहली बार मिली थी मुझे लगा जैसे तुम कुछ और हो, जैसे घर। लक्ष्मी ने उसका हाथ थाम लिया। हम दोनों बिछड़ गए थे, पर सिर्फ जमीन के नक्शों में। दिल तो कभी जुदा था ही नहीं। अर्जुन ने लक्ष्मी को गले लगाया। कविता पहली बार उन दोनों को एक साथ देखती रही, बिना किसी डर के, बिना किसी भेड़ के। उसके चेहरे पर शर्म थी, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान भी, जैसे उसके अंदर की पत्थर सी माँ धीरे धीरे पिघल रही हो। उस रात कविता ने एक डायरी खोली। उसका पहला पन्ना था, आज मैंने अपने दोनों बच्चों को पहचाना, एक को जिसे मैं चोर समझती थी और एक को जिसे मैं पराया। शायद मुझे माँ कहलाने का हक अब मिल रहा है। और लक्ष्मी ने उसी रात अम्मा के पास जाके कहा, आज मुझे लगा कविता माँ बन रही है, पर तुम अम्मा, तुम मेरी माँ हो जो बनने के लिए कभी जन्म की जरूरत नहीं समझती थी। तुमने मुझे प्यार दिया और आज अगर मैं किसी की बेटी हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुंबई की बारिश जब कभी अपना रंग दिखाती है तो शहर की इमारतें भी भीग जाती हैं, लेकिन उस दिन मल्होत्रा हवेली के अंदर सब कुछ सुख रहा था। घमंड, पुराने झूठ और एक माँ के दिल के कोने में थामा हुआ डर। कविता मल्होत्रा
जिसे दुनिया एक कड़क और बस औरतों के सोशल सर्कल में रखने लायक समझती थी, अब खुद अम्मा के सामने झुक चुकी थी। वो अम्मा, जिसे कभी सिर्फ नौकरानी कहा गया था, अब उसका अंतिम सहारा बन गई थी। लक्ष्मी ने वो रात अम्मा के साथ गुजरी। अर्जुन भी उसी झोपड़ी में आया। पहली बार दोनों भाई बहन ने एक छत के नीचे अम्मा के हाथों का बना वो दाल चावल खाया, जिसमें स्वाद नहीं था, लेकिन माँ के प्यार की महक थी। अम्मा ने जैसे हर दाने में दुआ मिला दी थी। थाली में बस चावल था, ऊपर एक चम्मच घी और थोड़ा सा नमक। लक्ष्मी ने अर्जुन की तरफ देखा, दोनों मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने कहा, जिंदगी भर मैंने सिल्वर स्पून में खाया, लेकिन जो तसल्ली इस थाली में है वो कभी नहीं मिली। अम्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। ये माँ की थाली है, इसमें ना पैसा चाहिए ना इज्जत, सिर्फ एक प्यासा दिल चाहिए जो ये समझ सके कि प्यार का स्वाद नमक में भी होता है। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अम्मा का हाथ पकड़ा। अम्मा, तुम मुझे फिर कभी छोड़ के मत जाना। सुबह होने से पहले, जब बादल अब भी थोड़े गुनगुना रहे थे, कविता ने मल्होत्रा बंगलो से बिना ड्राइवर, बिना सिक्योरिटी निकली। न साड़ी में तामझाम था, न हाथों में महंगी ज्वेलरी, बस एक कॉटन की प्लेन सरी, पैरों में चप्पल और आंखों में सच। धरवी की गलियों में लोग उसे देख कर रुके। कुछ लोगों ने पहचाना नहीं, कुछ लोगों ने पहचाना और सिर्फ आंखें झुका ली। लक्ष्मी के घर का दरवाजा खुला था। कविता ने दरवाजा पर खड़ी होकर एक पल सोचा। पहली बार उसने दरवाजा खटखटाने की जगह धीरे से कहा, लक्ष्मी, मुझे अंदर आने दोगी? लक्ष्मी ने अंदर से जवाब दिया, अंदर आने के लिए दरवाजा नहीं, नियत साफ होनी चाहिए। आपका दरवाजा अब खुला लग रहा है। कविता ने झोपड़ी के अंदर कदम रखे। छत से पानी टपक रहा था। कोने में एक छोटा सा चूल्हा था और एक बेचारी सी प्लास्टिक की टेबल जिसमें 3 प्लेट्स थी। अम्मा ने उसके आने पर चूल्हे की आंच धीमी कर दी, जैसे एक मेहमान नहीं, एक पुरानी पहचान आई हो। कविता जमीन पर बैठ गई। ना कुर्सी मांगी, ना मुस्कुराहट, सिर्फ आंखों में एक साफ दिल लेकर बोली, मैं मां हूं, पर इस घर में पहली बार मां होने का एहसास हो रहा है। अर्जुन ने कविता के पास जाकर बैठकर कहा, मां, आज तुम कविता नहीं लग रही, आज तुम बस मां लग रही हो। लक्ष्मी ने एक प्लेट उसके सामने रखी, उसी चावल और नमक वाली प्लेट में, जिसमें अम्मा ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला। ये दावत नहीं है मां, लक्ष्मी बोली, ये वो स्वागत है जो इंसान को अपने अंदर से करना पड़ता है। कविता ने एक दाना उठाकर आंखों में आंसू के साथ कहा, यह दावत नहीं, प्रायश्चित है। उसके आंखों से आंसू छलक आए। मैं माफी मांगने नहीं आई, क्योंकि जो मैंने किया उसका कोई माफी नहीं। बस इतना चाहती हूं कि तुम लोग मुझे इतना सा स्पेस दे दो कि मैं अपने ही बचपन से मिल सकूं, अपने मां होने की गलतियों से सीख सकूं। अम्मा ने पहली बार कविता का हाथ पकड़ा। मां बनने के लिए मां जैसे गलतियां भी करनी पड़ती हैं, पर जब कोई मां अपने बच्चों के सामने झुकती है तो वो गलती नहीं, शिक्षा बन जाती है। उसी वक्त छोटी गली के एक कोने से कुछ बच्चे भाग कर आए। दीदी, दीदी, टीवी में तुम दोनों आ रहे हो। लक्ष्मी ने मोबाइल उठाया। न्यूज चैनल में हेडलाइन थी, मल्होत्रा ट्विंस रियूनाइटेड, लक्ष्मी और अर्जुन ने मांग लिया एक नया जीवन। कविता की एक तस्वीर भी थी, बिना मेकअप, बिना ज्वेलरी, अम्मा के साथ बैठी हुई, आंखों में शर्म और आंखों में रोशनी। एक एंकर बोल रहा था, यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये इंसानियत का दर्पण है। लक्ष्मी ने फोन रख दिया। मुझे कोई हेडलाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक घर चाहिए जहां अम्मा हो, अर्जुन हो, और अगर आप चाहें तो आप भी। कविता ने उस थाली में अपने हाथों से चावल लिया, नमक मिलाया और पहली बार एक मां की तरह पूरे दिल से उस दाने को छक कर कहा, पहली बार लग रहा है मैं जीवन में कुछ सच्चा खा रही हूं। उस रात धरवी की सबसे छोटी झोपड़ी में एक सबसे बड़ा परिवार जीवन की एक नई परिभाषा लिख रहा था। न खानदान का नाम था, न पैसा, न दौलत, सिर्फ एक मां, 2 जुड़वा बच्चे और एक अम्मा, जिसके हाथों से बना नमक और चावल एक पूरे जीवन का सार बन गया। महीने बीत गए थे। धरवी के उस कोने में, जहां एक वक्त लक्ष्मी ने एक गंदी नाली के पास से एक चमकती हुई स्कूल की बग उठाई थी, आज एक नई कहानी लिखी जा रही थी।
कविता ने मीडिया से अलग रहना चाहा, लेकिन मीडिया ने उसे नहीं छोड़ा। अर्जुन और लक्ष्मी अब किसी ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनका दाढ़, उनकी लदाई और उनका साथ अब कई दिलों का रोशनी बन चुका था। कविता ने अपना पूरा कारोबार अर्जुन के हाथों में देना शुरू किया, पर अर्जुन ने एक और फैसला लिया। मैं उस जगह से शुरू करना चाहता हूं जहां लक्ष्मी थी, जहां हम दोनों कभी नहीं थे लेकिन हमेशा होने चाहिए थे। उसने एक छोटी सी ट्रस्ट बनाई, राजीव फाउंडेशन के नाम से, लेकिन इस बार नाम सिर्फ कवर था, असली रूह लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, जिसे कभी चोर कहा गया, उस लड़की ने अपने पहले सपने को याद किया। एक नई स्कूल की शुरुआत हुई। न वो सेंट ऑरेलियस थी, न किसी बड़े नाम का ब्रांडिंग उस पर था, पर हर दीवार पर एक बात लिखी थी, इज्जत कपड़ों से नहीं, इरादों से होती है। अर्जुन और लक्ष्मी दोनों ने वहां एडमिशन लिया, टीचर नहीं, स्टूडेंट्स बनकर। अम्मा रोज उन दोनों को छोटी गलियों से ले जाकर गते तक छोड़ती थी, जैसे माँ अपने दोनों बच्चों को दुनिया के सामने नए रूप में भेज रही हो। और फिर आई वो सुबह, नया स्कूल ईयर। मुंबई की हल्की धूप में लक्ष्मी ने एक पुरानी प्लास्टिक की बग उठाई, लेकिन अम्मा ने रोका। यह तुम्हारी पहचान नहीं रही। अब तुम्हारे कंधों पर जो होगा उसमें सिर्फ किताबें नहीं, तुम्हारा अपना सच भी होगा। अम्मा ने एक थैला निकाला, नीला, चमकता हुआ, लेकिन इस बार उस पर कोई स्कूल का लोगो नहीं था। उस पर सिर्फ एक छोटी सी तार किया गया नाम था, लक्ष्मी। लक्ष्मी ने बग कंधे पर डाला और पहली बार उसे बोझ नहीं लगा। पहली बार उसने बग को झुककर नहीं उठाया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, उसने कहा, इस बार हम दोनों अंदर जा रहे हैं, किसी और की स्कूल में नहीं, अपनी स्कूल में। स्कूल के गेट पर लोग खड़े थे, कुछ नए पेरेंट्स, कुछ पुराने टीचर्स। एक प्रेस फोटोग्राफर ने तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर कहा, आज हेडलाइन नहीं चाहिए, आज सिर्फ पहली लाइन चाहिए, क्लासरूम की, ब्लैक बोर्ड पर। अंदर जाकर लक्ष्मी ने उस क्लासरूम को देखा जहां वो पहली बार एक बेंच पर बैठी। उसने हाथ से अपनी बग उठाई और धीरे से डेस्क पर रखी। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन उसमें कोई शिकायत नहीं थी। उसमें एक सुकून था, जैसे किसी ने पूरे जीवन भर की थकान उतर दी हो। एक छोटी सी लड़की, पतली सी चोटी बांधे, उसके पास आई। दीदी, आप लक्ष्मी हो ना? लक्ष्मी ने हाँ में सिर हिलाया। मैं आपको टीवी में देखती थी, आपने चोर का टग हटा दिया। लक्ष्मी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कभी चोर थी ही नहीं, सिर्फ लोगों ने मुझे वैसा देखना चाहा। लड़की ने उसका बग देखा और धीरे से पूछा, क्या मुझे भी ऐसा बग मिलेगा? लक्ष्मी ने बग उतारा और उस लड़की को दिया। जब तुम अपना सच पहचान लोगी, तुम्हारा बग भी तुम्हारा हो जाएगा। क्लासरूम में टीचर आई, सभी स्टूडेंट्स खड़े हुए। टीचर ने कहा, आज हमारे बीच एक कहानी है जो चलकर आई है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो खुद बनी है। उसने लक्ष्मी की तरफ देखा, जो कभी बग लेकर स्कूल के गेट के बाहर खड़ी थी। आज वो उसी गेट के अंदर खुद एक मिसाल बनके खड़ी है। उस दिन लंच ब्रेक में लक्ष्मी ने अम्मा के हाथों का बना टिफिन खोला, 2 पूरी, थोड़ा अचार और एक कटोरी खीर। अर्जुन ने कहा, यह खाना सेंट ऑरेलियस के गुरमे मेनू से ज्यादा महंगा है। लक्ष्मी ने मुस्कुरा कर कहा, यह खाना नहीं, यह मेरी असली दौलत है। उस रात कविता ने एक छोटा सा प्रेस स्टेटमेंट दिया। पहली बार उसने मीडिया के सामने अपना छुपा हुआ चेहरा दिखाया। मैं कविता मल्होत्रा हूं, पर मैं अपने नाम से ज्यादा अब अपने 2 बच्चों के कर्म से पहचानी जाना चाहती हूं। लक्ष्मी ने मुझे मां बनाया, अम्मा ने इंसान। और इसी के साथ एक वक्त था जब पूरी दुनिया ने पहली बार वो तस्वीर देखी, एक लड़की जिसे कभी गेट के बाहर चोर कहकर निकाला गया था, अब उसी स्कूल में एक लीडर के रूप में खड़ी थी। उसके कंधे पर वही नीली बग थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ बुक्स नहीं, एक कहानी थी। वो बग जिसे पहले लोगों ने शर्म की निशानी बनाया था, अब इज्जत की मिसाल बन चुकी थी।